My dear students, myself Navneet Bhandari and I welcome you to my channel Quantum Academy of Physics. In this video we will talk about mutual inductance. लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था बच्चों की सेल्फ इंडक्टेंस क्या होती है, राइट? आज हम जानेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है। हाँ, अगर आपने पिछला लेक्चर देख रखा है तो ये लेक्चर में कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है। बेसिक आइडिया मैं समझा चुका हूँ आपको लास्ट लेक्चर में। आज तो बस हमने एक नई टर्म को सीखना है। इस लेक्चर के एंड में मैं आपको एक डेरिवेशन कराऊंगा। वो डेरिवेशन मेरी तरफ से बोर्ड एग्जामिनेशन 2021 में बहुत इंपॉर्टेंट है 3 नंबर के लिए, तो उसको प्लीज़ ध्यान से देख लेना। और थैंक यू सो मच। चैनल पर 600 सब्सक्राइबर का परिवार बन चुका है अब, और धीरे धीरे हम उम्मीद करते हैं कि 1000, 2000, 6000, 10,000, 50,000 सब्सक्राइबर भी बड़ी जल्दी मिलने वाले हैं। अपना प्यार, विश्वास और सम्मान बनाए रखिए चैनल के प्रति, राइट? लोगों तक पहुंचाइए चैनल को और बताइए +2 वाले उन बच्चों को जिन्होंने अब तक पूरे साल में कुछ नहीं पढ़ा। पूरी प्लेलिस्ट तैयार कर रखी है आप लोगों के लिए, आप एक बार जाइए तो सही। एक एक टॉपिक वाइज लेक्चर आपके लिए मैंने शूट कर रखे हैं। तो बच्चों एक हेडिंग दो जरा सुंदर सी, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 कॉइल्स। तो बच्चों यहां पर ना आपको फ्राइडे का सेकंड एक्सपेरिमेंट याद करना पड़ेगा थोड़ा सा। मैंने यहाँ पर 2 कॉइल बना रखी है। अब मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल के लिए कम से कम 2 लोगों का होना तो जरूरी है ना, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, राइट? तो 2 लोगों का होना जरूरी है, तो यहाँ पर 2 कॉइल्स का होना जरूरी है बच्चों। सारा कुछ लिखने से पहले 2 कॉइल्स को समझो। ये है हमारी प्राइमरी कॉइल और ये है हमारी सेकेंडरी कॉइल। सेकेंडरी कॉइल को हमने कनेक्ट कर रखा है गैल्वेनोमीटर से और प्राइमरी कॉइल को कनेक्ट कर रखा है एक बैटरी से, राइट? यहाँ पर लगा रखी है कि जो फिलहाल आपको भी क्लोज नजर आ रही है। उस फ्राइडे के सेकंड एक्सपेरिमेंट में कुछ ऐसा बताया था मैंने आपको कि को मैं टैप बार बार करूंगा, उससे मुझे यहाँ पर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शंस देखने को मिलेगी। ऐसा ही हमने पढ़ा था। तो यहां पर ना एक जो चीज समझने वाली है वो ये है कि अगर मान लो कि मैं यहां पर एक बल्ब कनेक्ट कर दूं, राइट? तो यहां पर ना एक चीज और समझने वाली है कि जैसे मैं की को टैप करूंगा, प्राइमरी कॉइल का करंट जो है स्टार्टिंग में 0 है। अच्छा, सेल्फ इंडक्टेंस तो यहां पर भी होगी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अभी ये भी देखो ना, इसका जो फ्लक्स है, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है, उसके रीजन में ये भी आ चुका है सेकेंडरी कॉइल। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि इनिशियली जब की ओपन है तो यहां पर करंट 0 है, तो फ्लक्स चेंज अराउंड सेकेंडरी कॉइल। देखो मैं बात कर रहा हूं फ्लक्स चेंज सेकेंडरी कॉइल के अबाउट। प्राइमरी कॉइल में तो हो रहा है, लेकिन सेकेंडरी कॉइल भी तो बढ़िया है यहां पर। तो मैं बोल रहा हूं कि इफ I = 0, फ्लक्स थ्रू जो सेकेंडरी कॉइल में फ्लक्स होगा वो 0 है। अच्छा, I की वैल्यू क्या हो गई बच्चों? 0 से मैक्सिमम हो गई। जैसे मैंने की को टैप करा तो फ्लक्स जो सेकेंडरी कॉइल के अबाउट चेंज हो रहा होगा, एकदम मैग्नेटिक फील्ड प्रकट हो जाएगा यहाँ पर। तो सेकेंडरी कॉइल के अबाउट जो फ्लक्स होगा वो आपको क्या देखने को मिलेगा? अचानक φs सेकेंडरी कॉइल के थ्रू फ्लक्स 0 से मैक्सिमम, जिसकी वजह से आपको ये नजर आएगा कि बल्ब में मोमेंटरी ग्लो आया। आपने की को यहाँ पर टैप किया, उसके फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड के बाद यहाँ पर बल्ब में मोमेंटरी ग्लो आया। आपने इसको क्या टैप करके छोड़ दिया, करंट 0 से मैक्सिमम हो गया, कांस्टेंट हो गया, बल्ब का ग्लो चला गया। दोबारा टैप किया, दोबारा ऑन किया, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ, बल्ब का ग्लो चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। ब्राइटनेस कांस्टेंट नहीं रहेगी लेकिन चलता रहेगा। गैल्वेनोमीटर की सुई हिलती रहेगी हिलती रहेगी हिलती रहेगी। इससे मुझे क्या कहानी समझ आ रही है कि भाई जब भी आप प्राइमरी कॉइल में करंट की स्ट्रेंथ को कम या ज़्यादा करोगे, उससे क्या होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा सेकेंडरी कॉइल में, जिसकी वजह से आपको एक इंड्यूस ईएमएफ देखने को मिलेगा। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस मैं कैसे डिफाइन कर रहा हूं, तो देखो म्यूचुअल इंडक्टेंस का मतलब ये है यहाँ पर, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ 2 कॉइल्स बाय वर्च्यू ऑफ विच ईच पोसेस एनी चेंज इन स्ट्रेंथ ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द अदर बाय डेवलपिंग एन अपोजिंग ईएमएफ। कहने का मतलब ये है भाई, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आप जैसे ही की को टैप करोगे, टैप करते ही मैग्नेटिक फील्ड करंट दोनों के दोनों इंक्रीज होंगे। यहाँ पर इंड्यूस ईएमएफ एकदम डेवलप हो जाएगी, जो किस नेचर की होगी? अपोजिंग नेचर की होगी। यानी कि यहाँ पर जो इंड्यूस ईएमएफ आएगी, अगर फ्लक्स इंक्रीज हो रहा होगा, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, अगर यहाँ पर फ्लक्स इंक्रीज हो रहा होगा तो इसका इंड्यूस ईएमएफ क्या चाहेगा? फ्लक्स को डिक्रीज करना। मेरा वो एग्जाम्पल याद रखना जो मैंने स्टार्टिंग में दिया था आपको, कि जो एक अंकित और केतन की दुकान वाला एग्जांपल दिया था कि जब फ्लक्स इंक्रीज करेगा तो ये डिक्रीज करने के लिए ईएमएफ को कुछ ऐसे इंड्यूस करा देगी कि मैग्नेटिक फील्ड काउंटर बैलेंस करते। जब फ्लक्स डिक्रीज हो रहा होगा तो ये उसको सपोर्ट करने के लिए फ्लक्स जो ईएमएफ और करंट है इस डायरेक्शन में फ्लो करेंगे, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा कि मैग्नेटिक फील्ड सपोर्ट करने लग जाए। यानी कि जब आप बटन को दबा रहे हो तो बल्ब विल ग्लो आफ्टर फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड।
अब जब ओपन कर रहे हो तो करंट मैक्सिमम से 0 जा रहा है, तो बल्ब के अंदर ग्लो एकदम नहीं गया, क्योंकि जो करंट डिक्रीज हो रहा था, जो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रहा था, उसको सपोर्ट करने के लिए अगेन अगर मैक्सिमम से 0 करो तभी तो फ्लक्स चेंज है, वो फ्लक्स चेंज की वजह से यहां पर दोबारा इंड्यूस करंट आ गया, जिसने बल्ब को जलाए रखा कुछ सेकंड्स के लिए, और बाद में लोग जो इसमें से बल्ब में से ग्लो गया वो गायब हुआ, राइट। तो यही मैं समझाना चाह रहा हूं बच्चों यहां पर आपको। सो यू कैन डिफाइन जस्ट म्यूचुअल इंडक्शन बाय दिस डेफिनेशन। एक प्रॉपर्टी है जो क्या हमेशा अपोज करना चाहेगी चेंज इन स्ट्रेंथ को। किसकी स्ट्रेंथ को? मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा होगा, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा होगा तो यहां पर करंट इस तरह से इंड्यूस हो जाएगा कि ये मैग्नेटिक फील्ड इवन तक कि करंट को भी डिक्रीज करने की कोशिश करे। क्यों? क्योंकि मैं बोलता हूं इसको इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये करंट देखो, क्या आपको नहीं लगता कि बल्ब क्या चाह रहा है, मतलब यहां पर वो ग्लो हो, लेकिन जैसे ही इसके अंदर करंट इंड्यूस होगा, वो इंड्यूस करंट इसको ग्लो करने की बजाय सामने वाले करंट के मैग्नेटिक फील्ड को काटना चाह रहा है, जिसकी वजह से बल्ब ग्लो नहीं हो पा रहा है टाइम पर। तो मैं यही बोलूंगा ना कि अपोज करना चाह रहा है, वो चाह रहा है कि करंट बढ़ना चाह रहा है लेकिन उसको रोक दे, इसके करंट को बढ़ने से रोकना चाह रहा है ये वाला जो करंट है, ठीक है। अब सुनो, इस पूरी कहानी का ये कंक्लूजन है जो मैं भी यहां पर ड्राइव करूंगा। फ्लक्स चेंज इन सेकेंडरी कॉइल φs प्योरली डिपेंड्स ऑन करंट इन प्राइमरी कॉइल। जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग करंट होगा उतना ज्यादा फ्लक्स चेंज आएगा, क्योंकि इतनी ज्यादा फील्ड लाइंस बनेगी। तो इस बात को मैं ये लिख सकता हूं, φs इज इक्वल टू MIP। M इज व्हाट? कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, राइट। तो अगर मैं M को डिफाइन करने लगूं, जैसे हमने वहां पर लिया था L, यहां पर ले रहे हैं हम M, L फॉर कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, M फॉर कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। तो M को मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों? φs अपॉन में IP, राइट। इट इज रेशियो ऑफ फ्लक्स अपॉन में करंट। अच्छा, फ्लक्स टू द करंट। अब इसको मैं SI में अगर डिफाइन करने लगूं तो इसकी SI यूनिट मैंने लास्ट टाइम भी बताई थी। इसकी जो SI यूनिट होगी बच्चों वो क्या होगी? हेनरी, राइट। डायमेंशन फॉर्मूला वही होगा जो लास्ट टाइम बताया था। डायमेंशन फॉर्मूला चलो आपको ड्राइव भी करवा के दिखाएंगे आज, ठीक है। अभी SI यूनिट लिख लो, इसकी SI यूनिट क्या होती है बच्चों? हेनरी, ठीक है। सी, तो आपने ये डिफाइन किया कि भाई M का मतलब है φs अपॉन में IP, राइट। अच्छा, अब सुनो, बट अगर मैं EMF को डिफाइन करने लगूं अकॉर्डिंग टू फ्राडेज लॉ, फ्राडेज लॉ क्या बोलता है कि जो E होता है बच्चों वो माइनस d∅dt होता है ना। जो E होता है वो क्या होता है? माइनस d∅dt। अगर मैं यहाँ पर वैल्यू डालने की कोशिश करूँ, देखो d/dt, फाई की वैल्यू मैंने क्या डिफाइन करी बच्चों? यहाँ पर MIP, राइट। अब देखो यहाँ से आपको कहानी समझ हो जाएगी, माइनस भी लगा दूँ यहाँ पर आगे, तो इससे जो मुझे फॉर्मूला मिल रहा है बच्चों ये मिल रहा है, E इज इक्वल टू माइनस M dIP/dt, यानी कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस EMF इज सच दैट इट विल ट्राई टू डिक्रीज दिस प्राइमरी करंट विद द टाइम। प्राइमरी करंट यानी कि इस कॉइल का करंट, इस पर्टिकुलर कॉइल के अंदर EMF ऐसे इंड्यूस होगी कि वो हमेशा क्या चाहेगी? माइनस dIP/dt चाहेगी, वो करंट को डिक्रीज करना चाहेगी। और अगर करंट पहले से डिक्रीज हो रहा होगा तो उसको इंक्रीज करना चाहेगी। सिंपल सी कहानी है। देखो इंड्यूस EMF क्या है आपके पास? माइनस dIP/dt इंटू में M लगा देता हूं यहाँ पर, राइट। अगर dIP/dt ज्यादा है तो EMF हमेशा अपोजिंग नेचर की होगी। देखो यहाँ लिख देता हूं मैं, dIP/dt की वैल्यू पॉजिटिव है, यानी कि करंट इन प्राइमरी सर्किट इज इंक्रीजिंग विद द टाइम, यानी कि ये वैल्यू पॉजिटिव, तो EMF ओवरऑल क्या हो जाएगी? नेगेटिव। EMF ओवरऑल क्या हो जाएगी? नेगेटिव, यानी कि अपोजिंग नेचर की। लिख देता हूं, देन E विल बी नेगेटिव। लेकिन अगर dIP/dt की वैल्यू नेगेटिव होगी तो EMF क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। सपोर्ट करने के लिए इसके साथ आगे आ जाएगी, राइट। तो ये कहानी लिखो जरा इंड्यूस EMF की। ये बिल्कुल वही है जैसे मैंने सेल्फ इंडक्शन में समझाया था, बस यहाँ पर 2 कॉइल्स बना दी मैंने। इसको जल्दी से नोट डाउन करो, फिर आगे चलते हैं। तो बच्चों फर्दर डिवाइड कह रहा हूँ, फर्दर ड्राइव करते हैं, राइट। अब देखो अगर मैं dIP/dt को यूनिटी पुट कर दूं तो आपको ये नजर आएगा जो EMF इंड्यूस हो रही है वो किसके इक्वल है? माइनस M के इक्वल। अगर अब यहाँ से मैं म्यूचुअल इंडक्टेंस को डिफाइन करने लगूँ, मतलब कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस को डिफाइन करने लगूँ, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये एक्चुअल में EMF इंड्यूस है सेकेंडरी कोइल में, मतलब म्यूचुअल
कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस कैन बी डिफाइंड एज ईएमएफ इंड्यूस इन सेकेंडरी कोयल इफ रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी कोयल इज यूनिटी। अगर यहां पर 1 एम्पियर पर सेकेंड के हिसाब से करंट बदलेगा तो यहां पर इंड्यूस ईएमएफ क्या होगी, 1 वोल्ट होगी। तो मैं आपको ये बोल सकता हूं यहां पर, अच्छा यहां पर ना ऐसे भी समझ सकते हो आप इसको, सी अगर मैं आपको बोलूं कि यहां पर इस पर्टिकुलर कोयल में 1 एम्पियर पर सेकेंड के रेट से करंट चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से यहां पर सेकेंडरी कोयल में 1 वोल्ट ईएमएफ इंड्यूस हो गई। तो देखो एक क्या खूबसूरत सी टर्म डिफाइन हो रही है यहां पर, मैं लिख रहा हूं ना, E इज इक्वल टू -m dIP/dt। तो देखो यहां पर ना m डिफाइन हो रहा है बहुत अच्छे से। m को मैं बोल सकता हूं यहां पर E/dIP/dt नेगेटिव का, चलो नेगेटिव तो उसका नेचर बताएगा सी। ये 1 हेनरी कब हो सकता है, इसको ना लिख लो जरा, मैं वर्बली बोल देता हूं। ये 1 हेनरी कब हो सकता है, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस सेड टू बी 1 हेनरी इफ EMF of 1 volt is induced in secondary coil by changing current with the time 1 ampere per second in primary coil. Yeah, you can say if rate of change of current in primary coil is unity and EMF induced in secondary coil is 1 volt, then coefficient of mutual inductance said to be 1 Henry. आप ये दोनों में से कोई भी बातें लिख लो, राइट। तो इस तरह से मैंने 1 हेनरी को डिफाइन कर दिया। अब यहां पर वापस आओ जरा, ठीक है। अगर dIP/dt की वैल्यू 1 है तो मैं E को बोल सकता हूं कि E किसके इक्वल है, -m के इक्वल है। जो m है वो किसके इक्वल है, E के इक्वल है। तो यहां से मैं डिफाइन कर सकता हूं कि भाई एक तरह से जो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन है वो एक तरह से क्या है, EMF इंड्यूस है। किसमें, सेकेंडरी कोयल में। अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट को मैं यूनिटी कर दूं प्राइमरी कोयल में, राइट। तो अगर यहां पर dIP/dt यूनिटी है तो एक तरह से जितना EMF इसके अंदर इंड्यूस हो रहा है वो किसके इक्वल आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। हाँ, एक चीज और, ग्राफ पे दोबारा आ जाते हैं एक बार। अब मैंने आपको ये बताया ना यहाँ पर कि फाई इज इक्वल टू आपने MI डिफाइन किया था अभी, तो M को आपने बोला क्या, फाई अपॉन में I, राइट। आप सुन जरा ध्यान से, फाई का मतलब है S और I का मतलब है IP, फ्लक्स इन सेकेंडरी कोयल डिवाइड बाय करंट इन प्राइमरी कोयल। अगर मैं फ्लक्स वर्सेस करंट का ग्राफ बना रहा हूँ, राइट, दो कोइल्स के लिए, राइट, तो ऑब्वियसली देखो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप यहां से स्लोप आइडेंटिफाई कर लेना। अगर मैं सेकेंडरी कोयल के अबाउट फ्लक्स टू द करंट इन प्राइमरी कोयल का ग्राफ बनाऊंगा तो वहां से आप M को डिफाइन कर सकते हो कि किसका म्यूचुअल इंडक्टेंस ज्यादा होगा। जिसका ये रेशियो ज्यादा होगा, जिसका स्लोप ज्यादा होगा फाई वर्सेस I ग्राफ का, उसका म्यूचुअल इंडक्शन ज्यादा होगा, राइट। तो अब हम एक एक्सप्रेशन करते हैं बच्चों कि जैसे कि वहां पर सोलिनॉइड के लिए किया था, यहां पर सोलिनॉइड नहीं होगा, यहां पर 2 सोलिनॉइड्स होंगे। कोएक्सियल सोलिनॉइड्स के लिए हम एक्सप्रेशन निकालेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस का, ठीक है। तो इस कहानी को जल्दी से लिख लो, फिर आगे चलते हैं। तो बच्चों हम एक एक्सप्रेशन करेंगे अब, म्यूचुअल इंडक्टेंस फॉर 2 कोएक्सियल सोलिनॉइड्स, ठीक है। तो देखते हैं, अभी कहानी को थोड़ा सा बनाते हैं। मैं आपको ये बोल रहा हूं बच्चों कि सबसे पहले मैं एक सोलिनॉइड बना रहा हूं ऐसा, ठीक है। मान लो यहां पर कोई करंट आ रहा है I2 और यहां से वो करंट निकल रहा है I2, ठीक है, ओके। इसके टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, N2, ठीक है। मैं लिख देता हूं यहां पर फॉर सोलेनॉइड 2, इसको पहले हमने सेकंड सोलेनॉइड बना दिया यहां पर। N2 का मतलब क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, R2 इज रेडियस, सब कुछ 2 के लिए इसलिए मैं मेंशन कर रहा हूं पहले ये 2, और I2 क्या है, करंट फ्लोइंग इनटू, ठीक है। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड क्या बनेगा, B2 बनेगा, और मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, μ0 N2/L इनटू में I2, ठीक है। सब कहानी मैंने लिख दी अभी इस सोलिनॉइड के लिए। अब आगे चलते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूं, एक और
सोलिनॉइड बना रहा हूँ, कंपैरेटिवली थोड़ा छोटे साइज का बना रहा हूँ इससे, और इस तरह से ड्रॉ कर दिया मैंने। अब इस सेकंड सोलिनॉइड में मैंने कोई करंट फ्लो नहीं कराया, ठीक है, लेकिन सेकंड सोलिनॉइड में जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो ले रहा हूँ N1, ठीक है, और बस ठीक है, सेकंड सोलिनॉइड में नंबर ऑफ टर्न्स N1 ले रहा हूँ, और जो रेडियस है इसकी वो ले लेता हूँ R1। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं फॉर सोलिनॉइड 1 let N1 is the total number of turns, राइट, और लेंथ हम इक्वल ले लेते हैं दोनों की, L इज द लेंथ और R1 इज व्हाट, रेडियस, ठीक है। अब सी, ये डायग्राम बनाओ और ये इंफॉर्मेशन लिखो बच्चों, फिर हम आगे करते हैं इसको। तो बच्चों ये देखो जरा, यहाँ पर कहानी को थोड़ा सा आगे और बढ़ाते हैं। मैं थोड़ा सा चलो यहाँ पर ही बना देता हूँ इसको। सी, मैं यहाँ लिख रहा हूँ फ्लक्स चेंज इन S2, यानी कि सोलिनॉइड जो सेकंड है उसके अक्रॉस फ्लक्स चेंज होगा, क्योंकि करंट किस में फ्लो कर रहा है, अरे यार सॉरी, फ्लक्स चेंज किस में हो रहा है, S1 में, यानी कि सोलिनॉइड 1 में, क्योंकि करंट किस में फ्लो कर रहा है, S2 में। तो S2 में फ्लो करने वाला करंट मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, किसके अबाउट चेंज होगा, S1 के अक्रॉस, जिसमें करंट फ्लो नहीं कराया मैंने, नीचे वाला सोलिनॉइड। तो मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ बच्चों, फ्लक्स चेंज क्या है हमारे पास, φ1, ठीक है। अब यहाँ पर ना मैं अगर जनरल टर्म लिखूं, φ1 बेसिकली क्या लिखा जा सकता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 इनटू में करंट ऑफ सेकेंडरी कॉइल। फाई जनरली हम क्या डिफाइन करते हैं, फाई इज इक्वल टू MI, यानी कि φs इज इक्वल टू MIP, है ना। मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर, फ्लक्स चेंज हो रहा है कि इसमें फर्स्ट कोइल में, यानी कि इसमें फर्स्ट सोलिनॉइड में। करंट किसका है, सेकंड सोलिनॉइड का। और M की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, M12, यानी कि म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। अच्छा, तो ये यहाँ पर हमने डिफाइन कर दिया बच्चों, फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो इसके बाद यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, सी, अगर ये चीज़ मैं यहाँ लिख चुका हूँ, φ1 इज इक्वल टू M12I2। इसके बाद हम ना एक काम करते हैं, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी डिफाइन करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आएगा, B1 इज इक्वल टू व्हाट, μ0 N1 I1 अपॉन में L, है ना, ये फॉर्मूला होता है। अब एक चीज और, मैंने मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट के लिए इसलिए डिफाइन, यहाँ पर सेकंड के लिए डिफाइन करना पड़ेगा, सो सॉरी फॉर दैट। मैंने मैग्नेटिक फील्ड सेकंड के लिए इसलिए डिफाइन किया क्योंकि करंट सिर्फ सेकंड में फ्लो कर रहा है, तो इसलिए सभी चीजें सेकंड के लिए डिफाइन कर रहा हूं। सब कुछ सेकंड में, लेकिन फ्लक्स चेंज किस में होगा, फर्स्ट में, इस बात का ध्यान रखना। अब यहां पर ये डिफाइन करने के बाद सी, मैं ये भी बोल सकता हूँ ना, फ्लक्स चेंज को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, फ्लक्स का फॉर्मूला ये भी होता है मैग्नेटिक फील्ड इनटू में एरिया, राइट, या B वेक्टर डॉट A वेक्टर, ऐसा भी डिफाइन कर सकता हूँ। तो यहाँ पर ना देखो एक चीज समझ आ रही है कि जो फ्लक्स है मैं ऐसे भी डिफाइन किया जा सकता है अबाउट दिस प्राइमरी कॉइल। N टर्न्स है तो N लगा रहा हूं, यहां पर कितने टर्न्स है, N नहीं, N2 टर्न्स है। अगर वन कोइल की बात करूं तो यहां पर N1 टर्न्स है। फ्लक्स चेंज अक्रॉस फर्स्ट कोइल N1, B वेक्टर इनटू में A। अच्छा, इसको ओपन करोगे तो BA को 0 डिग्री बन जाएगा, तो सिंपल इसको लिख दो। जो फ्लक्स चेंज हो रहा है बच्चों वो क्या आ रहा है, N1, क्योंकि कितने टर्न्स है, N1 टर्न्स है। एक के अबाउट देखोगे तो क्या आएगा, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड इनटू में एरिया, ठीक है। तो यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं, N1 BA, राइट। अब डिफाइन करें, यहां पर आ जाएगा आपके पास N1, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या है, μ0 N2 I2 ओवर L, राइट। एरिया कौन सा यूज करना है ये बहुत मैटर करता है। आप एरिया कौन सा यूज करोगे यहां पर, जिसके अबाउट फ्लक्स चेंज हो रहा है, राइट। तो इसको एक बार लिखो जरा। तो देखो एरिया की जगह मैं यहां पर A लगा देता हूं, अगर आप चाहो तो A1 लगा दो यहां पर, ठीक है। तो अब ये भी फाई की वैल्यू है और ये भी फाई की वैल्यू है, इनको कंपेयर करूं तो देखो क्या मिल रहा है।
कंपेयरिंग 1 और इसको नाम दे दो 2, कंपेयरिंग 1 and 2 यू विल गेट म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 इनटू में I2 इट्स इक्वल टू N1 म्यू नॉट N2 I2 A1 ओवर L। ठीक है, अब यहाँ पर आप चाहो तो I2 से I2 उड़ा दो, तो जो M12 की वैल्यू आई बच्चों वो कितनी आई, म्यू नॉट N1 N2 ओवर L। यहाँ पर आप एरिया को क्या लिख सकते हो, A1। ठीक है, ये डिफाइन करके छोड़ दो यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब सुनो, अब इसका रेसिप्रोकल निकालते हैं। अब हम ये कंडीशन लेकर चलते हैं कि अब जो करंट है, ये कंडीशन 1 हमने सोल्व कर दी, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, यानी कि जब फ्लक्स चेंज 1 में होगा विद रिस्पेक्ट टू 2 वो वाली कंडीशन। अब मैं क्या कह रहा हूं कि ऊपर वाली कॉइल में करंट फ्लो नहीं कर रहा है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है कई बार, पर ध्यान रखना, कोई बात नहीं। इसके नंबर ऑफ टर्न्स N2 है। ठीक है, अब करंट यहां पर फ्लो कर रहा है इसके अंदर, प्राइमरी कॉइल के अंदर। ठीक है, अब देख क्या होगा। ठीक है, इसके N2 है। अब ना देखो, अब मैं क्या कर रहा हूं, देखो यहां पर कर रहा हूं, थोड़ा सा इसको जगह बना रहा हूं यहां पर करने की कोशिश करता हूं। अब मैं क्या कर रहा हूं, देखो फ्लक्स चेंज अक्रॉस, पहले किसके क्रॉस हो रहा था, S1 के क्रॉस हो रहा था, अब किसके क्रॉस होगा, S2 के क्रॉस होगा, यानी कि सेकंड सोलिनॉइड के अक्रॉस S2। क्या आएगा, φ2 आ जाएगा। तो अब देखो φ2 को कैसे लिखूंगा मैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, और करंट किसमें है, प्राइमरी कोइल में, तो यहाँ पर I1 आ जाएगा। ठीक है, इसको डिफाइन कर लो यहाँ पर, बट डब्बे बंद कर लो, 1 ईयर ही 2 ईयर, इसको यहाँ पर इसको थर्ड इक्वेशन नाम दे दो, इसको फोर्थ इक्वेशन नाम दे दो यहाँ पर। ठीक है, अच्छा, और मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूँ फ्लक्स को, जैसे कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ था मैंने, N1 B A cos 0 डिग्री। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बताता हूँ, आपके लिए चीजें पता है कब आसान हो जाएगी, आप ये मान के चलो कि दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एक जैसा है। ठीक है, आप ऐसा ले सकते हो, मतलब आप अभी बेसिक A1 A2 ले लो, लेकिन आपके लिए चीजें आसान कब हो सकती है, जब आप ये बोल दोगे एंड में कि मान लो कि जो आपने सोलिनॉइड्स लेना वो आइडेंटिकल है, उनका एरिया सेम है, राइट। उससे क्या होगा, A1 और A2 का पंगा ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी A1 लगा देता हूँ। देखो यहाँ पर अगर N1 B A1 था, तो यहाँ पर क्या जाएगा, N2 के क्रॉस फ्लक्स चेंज होगा, N2 टर्न्स के क्रॉस। मैग्नेटिक फील्ड किसका होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा प्राइमरी कोइल का, इसलिए यहाँ पर आएगा B1। एरिया किसका, अच्छा यहाँ पर B1 लगा लो, एरिया किसका होगा, एरिया क्या होगा, A2 का होगा। ठीक है, अब देखो ये हो जाएगा N2, B1 को क्या लिखूंगा मैं, म्यू नॉट N1 I1, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड किसका है, प्राइमरी कोइल का इस बार, है ना। तो म्यू नॉट N1 I1 यहाँ पर क्या जाएगा, A2 डिवाइड बाय L। ठीक है, लेंथ तो हमने इक्वल ही रखे, दोनों की इक्वल लेंथ है, पहले भी L थी और अभी भी L है। तो यहाँ से φ2 की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, ये डिफाइन कर दी। अब इक्वेशन 5 नाम दे दो इसको। अब 4 और 5 को कंपेयर कराओ, देखो क्या मिल रहा है। सी, जब 4 5 को कंपेयर कराओगे तो मिलेगा M21 इक्वल्स टू, अच्छा यहाँ M21 I1 है, इक्वल्स टू म्यू नॉट N1 N2 I1 A2 ओवर L। I1 से I1 उड़ा दो जी। अब देखो यहाँ पर क्या है आपके पास, M21 इक्वल्स टू म्यू नॉट N1 N2 A2 बाय में L। अगर मैं अब इस थर्ड इक्वेशन और इस सिक्स्थ इक्वेशन को ध्यान से देखूं, म्यू नॉट N1 N2 ओवर L सब कुछ सेम है, एरिया का फर्क आ गया। अब मैं ये बोल दूं, इफ बोथ सोलेनॉइड्स आर आइडेंटिकल, अगर दोनों सोलेनॉइड्स आइडेंटिकल हो, मैं ये बोल देता हूं यहां पर A1 इज इक्वल टू A2 आ जाए। अब मैं देखता हूं फ्रेम में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये। ठीक है, मैं बोल रहा हूं कि A1 इज इक्वल टू A2 हो जाए। तो देखो A1 अगर A2 के इक्वल हो जाए तो जो M21 है उसकी वैल्यू M12 के इक्वल आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, म्यू नॉट N1 N2A ओवर L। यानी कि मैं इसको जनरल टर्म बना रहा हूं, जो M को मैं डिफाइन करूंगा दो कोएक्सियल सोलेनॉइड के लिए, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, म्यू नॉट N1 N2A ओवर। दिस इज बेसिकली एक्सप्रेशन फॉर म्यूचुअल इंडक्टेंस of two coaxial solenoid।
इन बातों का ध्यान रखना है कि किसमें करंट फ्लो कर रहा है और किसमें मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है। मतलब ये चीज़ें आपको थोड़ा सा सीखनी पड़ेगी, प्रैक्टिस की जरूरत है, बट हाँ हो जाएगा। एक्सप्रेशन 3 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है। इससे मुझे पता लगता है कि जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो नंबर ऑफ टर्न्स पर डिपेंड करती है। कितने नंबर ऑफ टर्न्स है, जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे दो सोलेनोइड्स के, उतना ज्यादा म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा, यानी कि उतना ज्यादा इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आपको देखने को मिलेगा। म्यूचुअल इंडक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, जितना ज्यादा एरिया होगा कोइल का उतना ज्यादा म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतना कम म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा। अच्छा एक चीज और मैं यहां पर मेंशन कर रहा हूं, इट आल्सो डिपेंड ऑन प्लेसमेंट ऑफ कोयल। जैसे कि फॉर एग्जांपल, आई होप आप इसको लिख चुके होंगे, इसको प्लीज एक बार स्क्रीनशॉट ले लो या इसको प्लीज नोट डाउन कर लो। अब मैं इसको रब करने वाला हूं यहां से। सी देखो, कोयल को हम कई तरह से प्लेस कर सकते थे, सोलिनॉइड कोयल्स को मैं ऐसे और ऐसे लगा सकता था, ये फर्स्ट ऑप्शन। मैं ऐसे और ऐसे भी कर सकता था, ये सेकंड ऑप्शन। मैंने क्या ऑप्शन चूज किया कि मैंने कुछ ऐसे किया, इसी के अंदर ही क्या बिना ज़्यादा स्पेसिंग दिए इस तरह से प्लेस कर दिया। तो ये हो गया मैक्सिमम वाला केस, ये हो गया मिनिमम वाला केस, राइट। तो इस बात पे भी डिपेंड करता है कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन कि आपने कोइल्स को किस तरह से प्लेस कर रखा है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और जो आपको समझाने वाली है यहाँ पर, अगर बच्चों मैं यहाँ पर एक आयरन रोड के ऊपर दोनों टर्न्स को लपेट देता, बीच में अगर मैं आयरन रोड को इंसर्ट कर दूं, सपोज मैंने यहां पर एक आयरन रोड इंसर्ट कर दी, तो जो म्यूचुअल इंडक्टेंस का रिजल्ट मिला है आपको, यानी कि ये M इज इक्वल टू म्यू नोट N1 N2 A बाई L, ये पूरा रिजल्ट म्यू आर टाइम से ज़्यादा हो जाता। अगर इसकी रिलेटिव परमेबिलिटी म्यू आर है तो मैं बोलूँगा कि भाई म्यूचुअल इंडक्टेंस इंक्रीज हो जाएगी अगर आप दो कोएक्सियल सोलिनोइड के बीच में रोड डाल दोगे। जैसे कि सेल्फ इंडक्टेंस इंक्रीज हो गया था, वैसे म्यूचुअल इंडक्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगा अगर मैं एक रोड को बीच में इंसर्ट कर दूंगा कोइल्स के, राइट। तो ये चीज़ें समझने वाली है बच्चों, इसको जल्दी से नोट डाउन करो फिर आगे चलते हैं। तो बच्चों एक एक्स्ट्रा टॉपिक और देख लो, ये एक स्पेशल केस है, मतलब जनरली एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है वाला केस, बट हाँ CBSE में इससे रेलिवेंट एक दो बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। वो बताता हूँ कैसे। मेरे पास दो कोइल्स है बच्चों, अंदर वाली कोइल की रेडियस है R1 और बाहर वाली की रेडियस है R2। हम एक काम करते हैं भाई, बाहर वाली रेडियस जो बाहर वाली कोइल है उसमें अगर मैं सेल कनेक्ट कर दूँ कुछ ऐसे, और यहाँ पर मैं एक की लगा देता हूँ, जैसे ही मैं बटन दबाऊंगा तो बाहर वाली कोइल में करंट इंक्रीज करना स्टार्ट कर देगा। सी बाहर वाली कोइल में करंट इंक्रीज करना स्टार्ट करेगा, 0 से मैक्सिमम होगा। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, सेंटर में अंदर की तरफ। मेरा क्वेश्चन ये है आप लोगों से कि अगर मैं की को टैप करूं और करंट बाहर की तरफ, मतलब करंट अगर ऐसे घूमने लग जाए, कैसे वाला क्लॉकवाइज घूमने लग जाए, तो ऑब्वियसली साउथ पोल बना लेगा ये बड़े वाला कोइल। तो अब इसके करंट की वजह से, करंट किस में है सेकेंडरी में, तो मैं इसको लिख रहा हूं I2। तो I2 की वजह से, I2 के इंक्रीज होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड सेंटर में इंक्रीज करेगा। मैग्नेटिक फील्ड सेंटर में इंक्रीज करेगा तो फ्लक्स चेंज होगा इस कोइल के अबाउट, जो कोइल C1 है। तो इसमें करंट की डायरेक्शन क्या होगी, अगर मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स इंक्रीज कर रहा होगा तो ये क्या चाहेगा, ये इस करंट के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करने लग जाएगा, ताकि ये उस इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स को डिक्रीज कर सके, राइट। तो बाहर वाले के लिए मैग्नेटिक फील्ड अंदर इंक्रीज हो रहा है, तो ये क्या चाहेगा, बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाना स्टार्ट कर देगा ताकि इसको काउंटर बैलेंस कर सके। तो ये कहानी होगी। हाँ अगर मैं की को दोबारा से टैप कर दूंगा, की को ओपन बनाने की कोशिश करूंगा, तब क्या होगा, ये इसको सपोर्ट करने के लिए अपोज इसकी डायरेक्शन उसी टाइम चेंज हो जाएगी, उसको सपोर्ट करने लग जाएगा। ये कहानी हम पहले पढ़ चुके हैं। तो देखो यार, करंट अगर सेकेंडरी कोइल में है, बाहर वाली कोइल में, तो मैग्नेटिक फील्ड पे लिख रहा हूं यहां पर, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कोइल 2 एट सेंटर ऑफ कोइल का रिजल्ट अगर आपको याद हो तो प्लीज देखो, सेंटर ऑफ कोइल का रिजल्ट होता है म्यू नॉट I ओवर 2R, ठीक है। तो यहां पर I की जगह क्या आ जाएगा I2 और R की जगह क्या आ जाएगा R2। तो दिस इज B2, ठीक है, दिस इज द रिजल्ट। अच्छा, तो फ्लक्स जिसके अबाउट चेंज होगा, फ्लक्स होगा वन कोइल के अबाउट चेंज। तो φ1 लिख रहा हूं, φ1 का फॉर्मूला क्या होगा, M12 इंटू में I2 है ना, M12 म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, और करंट किसका है, बाहर वाली कोइल का, तो I2। तो इसको मैं ऐसे लिख दूं, बट फ्लक्स का फॉर्मूला तो ये भी होता है,
मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सेकंड इनटू में एरिया ऑफ फर्स्ट, यानी कि सेकंड के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से A1 यानी कि A1 एरिया में क्या हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो इन दो बातों को अगर मैं रिलेट करके लिखूं तो M12 की वैल्यू जो आएगी बच्चों वो क्या आ जाएगी, देखो ऐसे आ जाएगा ना, M12 I2 इक्वल्स टू B2 A1, B2 को ओपन कर दो यार, म्यू नॉट I2 ओवर 2R2 राइट, इनटू में A1 का मतलब क्या हो गया, पाई R1 स्क्वायर। अरे एरिया ऑफ प्राइमरी कोइल क्या होगा, पाई R1 स्क्वायर। सामने की तरफ क्या है, M12 इनटू में I2 से I2 उड़ा दो, तो बेटा म्यूचुअल इंडक्टेंस जो अंदर वाली कोइल की विद रिस्पेक्ट टू बाहर वाली कोइल आ रही है वो क्या आएगी, म्यू नॉट बाय में 2 पाई R1 का स्क्वायर अपोन में R2, इतना आप छोड़ सकते हो चाहो तो, ठीक है। यही बात अगर मैं ऐसे करता कि भाई अंदर वाली कोइल में करंट फ्लो कर रहा है और बाहर वाली में नहीं कर रहा है, तब यही रिजल्ट ऐसा होता। हेंस सिमिलरली M21 इज इक्वल टू म्यू नॉट पाई R1 स्क्वायर बाय में R2, क्या यही आता या अलग आता? इसको एक काम करते हैं ना, इसको बनाकर देख लो, इसको चेंज करके देख लो, इसको जल्दी से नोट डाउन करो, ठीक है। अगर आप चाहो तो इसको बनाकर देख लेते हैं दोबारा। तो देखो यही साइड में कर रहा हूँ, उस डायग्राम को रब कर रहा हूँ फिलहाल, मुझे डायग्राम की वैसे भी जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो एक्सप्रेशन में चेंज कैसे आता है, यहाँ पर B2 लिखा तो मैं यहाँ पर क्या लिखता, B1 लिखता, म्यू नॉट I1 ओवर 2R1 लिखता। यहाँ पर लिखा हुआ है phi1 तो यहाँ पर मैं क्या लिखता, phi2, क्योंकि अब सेकेंडरी कोइल के अबाउट फ्लक्स चेंज होगा। यहाँ पर M12 लिखा तो यहाँ पर क्या लिखता मैं, M21 लिखता। I2 है तो यहाँ पर लिखता I1, क्योंकि फर्स्ट कोइल में करंट फ्लो कर रहा है। जो phi2 होगा उसको मैं ये भी लिख सकता हूँ, यानी कि B1, अब मैग्नेटिक फील्ड 1 का होगा और एरिया 2 का होगा। अब मैं इन बातों को जब कंपेयर करने लगूंगा भाई, इन बातों को कंपेयर करके आपको क्या मिलेगा, M21 I1 किसके इक्वल मिल जाएगा, B1 A2 के इक्वल मिल जाएगा। B1 का मतलब क्या हो गया, म्यू नॉट I1 ओवर 2R1 इंटू में पाई R2 का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या मिल जाएगा, M21 इंटू में I1। अब I1 से I1 उड़ा दो जी, तो इसका रेसिप्रोकल रिजल्ट मिल गया आपको। देखो M21 कितना आ गया, म्यू नॉट बाय 2 पाई R2 का स्क्वायर अपोन में R1 जी, लो जी, ठीक है, बिल्कुल आइडेंटिकल सा रिजल्ट मिल गया। तो आप किसी भी कोइल के अबाउट निकाल सकते हो, उसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। अब इस लेक्चर को करते हैं यहाँ पर ओवर, बाकी बातें करेंगे हम न्यूमेरिकल्स में और कंसेप्चुअल्स में। लेक्चर अगेन मैंने बोला था कि अब सिर्फ थियोरेटिकल लेक्चर्स अलग होंगे और न्यूमेरिकल्स वाले लेक्चर अलग होंगे। अब ये चैप्टर में सिर्फ 2 लेक्चर्स का और सफ़र है, 2 लेक्चर्स में मैं चैप्टर खत्म कर दूंगा, ठीक है। एक AC जनरेटर रह गया और एक अपना एडी करंट्स का टॉपिक रह गया। तो आने वाले 1-2 दिन में चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर हम करेंगे AC। पूरी कोशिश रहेगी कि टीचर्स डे से पहले तक AC खत्म कर दूं किसी भी तरह, ठीक है बच्चों। आज वाले लेक्चर के नोट्स बनाओ, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगेन थैंक यू सो मच प्यार दिखाने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। 600 सब्सक्राइबर देकर मुझे बहुत खुशी हुई, और इसी तरह से सपोर्ट आगे करते रहना। हैव अ ग्रेट डे।